तो हम लोग इसमें मानव अभ्यास दर्शन में अध्याय 11 पे पहुंचे हैं ना। इससे पहले भी प्रतिभा और व्यक्तित्व की बात आई है ना, और यहाँ पर फिर से प्रतिभा और व्यक्तित्व वो कह रहे हैं। प्रतिभा और व्यक्तित्व का संरक्षण ही अर्थ का संरक्षण है, और अर्थ का मतलब तन मन धन रूपी अर्थ हुआ है ना। फिर कह रहे हैं कि मानव जीवन का आद्यांत अर्थ है। मानव जीवन का आद्यांत अर्थ है प्रतिभा। प्रतिभा और व्यक्तित्व संपन्न विचार ही आचरण है। तो यही जो कह रहे हैं कि व्यक्तित्व और प्रतिभा का संरक्षण ही अर्थ का संरक्षण है, यही मानव जीवन का आद्यांत अर्थ है। मतलब मानव जीवन का जो आद्यांत उद्देश्य है, लक्ष्य है या अर्थ है, वो प्रतिभा और व्यक्तित्व का संरक्षण ही है, और प्रतिभा और व्यक्तित्व का संरक्षण ही अर्थ का संरक्षण। तो प्रतिभा व व्यक्तित्व संपन्न विचार ही आचरण, व्यवहार, उत्पादन एवं व्यवस्था में भागीदारी में अभिव्यक्त होता है। प्रतिभा एवं व्यक्तित्व संपन्न विचार ही आचरण, व्यवहार, उत्पादन तथा व्यवस्था में भागीदारी में अभिव्यक्त होता है। जो चारों आयाम की बात है ना, तो चारों आयाम में प्रतिभा और व्यक्तित्व तो मानव के अनुभव, विचार, व्यवहार, व्यवसाय आयाम में अभिव्यक्त होता है। उसी को लिखा है आचरण, व्यवहार, उत्पादन और व्यवस्था में। अनुभव इसमें नहीं है, लेकिन आचरण है, व्यवहार है, उत्पादन है और व्यवस्था है में भागीदारी में अभिव्यक्त होता है। व्यक्तित्व ही न्यायपूर्ण जीवन है और प्रतिभा स्वयं की स्थिति एवं व्यवस्था में विस्तार ही है। तो यदि हम प्रतिभा को देखें तो वो सर्वतोमुखी समाधान के रूप में है, जो पूरे व्यवस्था में फैली रहती है। और जिसको व्यक्तित्व कह रहे हैं वो न्यायपूर्ण जीवन को कह रहे हैं। व्यक्तित्व का यह आचरण ही अर्थ का सदुपयोग पूर्वक संरक्षण के रूप में स्पष्ट होना ही प्रतिभा का उदय है, जो अनुकरणीय है। व्यक्तित्व ही न्यायपूर्ण जीवन है, प्रतिभा स्वयं की स्थिति एवं व्यवस्था में विस्तार ही है। व्यक्तित्व का आचरण ही, यह की जरूरत नहीं होगा, व्यक्तित्व का आचरण ही अर्थ का सदुपयोग पूर्वक संरक्षण के रूप में स्पष्ट होना ही प्रतिभा का उदय है, जो अनुकरणीय है। व्यक्तित्व और प्रतिभा का संतुलन ही जीवन है, जो सतर्कता सजगता है। तो सतर्कता सजगता में ही प्रतिभा और व्यक्तित्व का संतुलन जो है वो प्रमाणित होता है। मानवीयता में ही व्यक्तित्व पूर्ण होता है। तात्रय के अतिरिक्त मानव में से के लिए अभिव्यक्ति नहीं है। इसलिए भाव बराबर मौलिकता। तात्रय का मतलब मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता हुई, उससे अतिरिक्त अभिव्यक्ति नहीं है। फिर इसमें लिखा है इसीलिए भाव बराबर मौलिकता, मौलिकता बराबर स्वमूल्यांकन, स्वमूल्य तथा मूल्यांकन क्षमता। स्वमूल्य और मूल्यांकन क्षमता बराबर मौलिकता का भास, आभास, प्रतीति व अनुभूति, और मौलिकता का भास, आभास, प्रतीति व अनुभूति बराबर व्यक्ति की क्षमता, योग्यता और पात्रता। व्यक्ति की क्षमता, योग्यता, पात्रता बराबर जागृति, और जागृति बराबर वातावरण, अध्ययन और स्वासंस्कार। तो यहाँ जब हम वातावरण कह रहे हैं तो वातावरण का मतलब जो मानवीयकृत वातावरण है उसकी बात कर रहे हैं। मतलब जब 10 सोपानी व्यवस्था में पांचों व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों की स्थापित हो जाते हैं, उसको वातावरण कह रहे हैं।
उसके साथ में अध्ययन है और स्व संस्कार है, इसको जागृति कह रहे हैं। वातावरण, अध्ययन और स्व संस्कार बराबर उत्पादन, व्यवहार और व्यवस्था में भागीदारी। उत्पादन, व्यवहार और व्यवस्था में भागीदारी ही भाव भाव के रूप में प्रसिद्ध है, ऐसा कह रहे हैं। तो जो जीवन में भाव होता है, जिसको अपन कह रहे हैं कि सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति के रूप में, जो जड़ और चैतन्य प्रकृति की जो मौलिकता है वही भाव है। और इस भाव को स्व मूल्य और मूल्यांकन क्षमता के आधार पे पहचान सकते हैं। और ये जो स्व मूल्य या मूल्यांकन क्षमता है तथा मूल्यांकन क्षमता है, यही भास आभास प्रतीति और अनुभूति में आती है। तो भास आभास प्रतीति और अनुभूति जो है व्यक्ति की क्षमता, योग्यता, पात्रता पे निर्भर करती है। क्षमता, योग्यता, पात्रता के आधार पे ही जागृति है, जिसको अपन तात्पर्य कह रहे हैं ना। जागृति ही वातावरण, अध्ययन और स्व संस्कार है। वातावरण, अध्ययन और स्व संस्कार ही उत्पादन, व्यवहार और व्यवस्था में भागीदारी है। उत्पादन, व्यवहार, व्यवस्था में भागीदारी ही भाव प्रसिद्ध है इस रूप में, यानी भाव का प्रमाणीकरण है। उत्पादन, व्यवहार और व्यवस्था में भागीदारी ही भाव का प्रमाणीकरण है। ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो यहाँ लिखा है भाव प्रसिद्ध है। फिर आगे लिखा है कि मौलिकता वस्तु स्थिति व वस्तुगत सत्य है। वस्तु स्थिति यानी देश काल दिशा, वस्तुगत सत्य यानी रूप गुण स्वभाव धर्म। तो मौलिकता बराबर वस्तु स्थिति व वस्तुगत सत्य, वस्तु स्थिति व वस्तुगत सत्य बराबर मूल्यांकन क्षमता। यानी कि ये दोनों चीजें हैं, वस्तु स्थिति और वस्तुगत सत्य की स्पष्टता है तो मानव में मूल्यांकन क्षमता है। मूल्यांकन क्षमता आशा, विचार, इच्छा और संकल्प के रूप में है, वही प्रतिभा है। और उसका प्रतिभा ही कुशलता, निपुणता, पांडित्य है। प्रतिभा को जब व्यवस्था में देखते हैं, जब स्वयं में देखते हैं, तब तो वो आशा, विचार, इच्छा और संकल्प में ज्ञान, विवेक, विज्ञान के रूप में है। लेकिन जब उसको व्यवस्था में देखते हैं, प्रमाण के रूप में देखते हैं, तब वो निपुणता, कुशलता, पांडित्य है। इसीलिए प्रतिभा का जो व्यवहारिक रूप है वो निपुणता, कुशलता, पांडित्य है। निपुणता, कुशलता, पांडित्य बराबर व्यवहार व उत्पादन है। व्यवहार और उत्पादन बराबर व्यक्तित्व, व्यक्तित्व बराबर मौलिकता। इस तरीके से व्यक्तित्व को उन्होंने मौलिकता के साथ जोड़ा बाबा जी। ठीक है। फिर लिखा है मानव की परस्परता में स्थापित मूल्य प्लस मूल्यांकन क्षमता प्लस निर्वाह क्षमता प्लस शिष्ट मूल्य बराबर मानव मूल्य बराबर व्यवहार। तो व्यवहार को बोला है मानव की परस्परता में मूल्यों का निर्वाह है। मूल्यों को उन्होंने स्पष्ट किया है, स्थापित मूल्य और उसमें साथ में मूल्यांकन क्षमता, फिर निर्वाह क्षमता और फिर शिष्ट मूल्य और फिर मानव मूल्य। इस रूप में व्यवहार क्रिया को उन्होंने स्पष्ट किया है। मानव की परस्परता में, मानव की परस्परता कहाँ है? तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र। मानव की परस्परता परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में। तो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में स्थापित मूल्य और मूल्यांकन, योग्यता और फिर निर्वाह करना, हर स्तर पे कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करना, यानी निर्वाह क्षमता। और फिर शिष्टता पूर्ण दृष्टि का उदय होना, शिष्ट मूल्यों का उदय होना, शिष्ट मूल्यों से मानव मूल्यों का उदय होना। मानव मूल्यों के द्वारा ही अखंड समाज में भागीदारी होती। तो ये सारा व्यवहार है, जिसको व्यवहार कह रहे हैं। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में जिसको व्यवहार कह रहे हैं, वो स्थापित मूल्य, योग्यता प्लस निर्वाह क्षमता प्लस शिष्ट मूल्य बराबर मानव मूल्य बराबर व्यवहार है। फिर इसके नीचे लिखा है वस्तु प्लस दिशा प्लस काल बराबर वस्तु स्थिति सत्य रूप गुण स्वभाव धर्म
बराबर वस्तु का सत, यही इकाई की मात्रा है। हम लोगों ने कर्म दर्शन में भी पढ़ा था कि रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में और देश काल दिशा के रूप में वस्तु की मात्रा है। ठीक है, इसमें कुछ डिस्कस करना है इतने बिंदुओं पे जो बात हुई है? कोई प्रश्न हो, कोई चीज स्पष्ट नहीं हुई हो? भैया ये जो भाव बराबर मौलिकता से चालू किया और फिर हैं? मौलिकता बराबर वस्तु स्थिति यानी वस्तुगत सत्य। आवाज नहीं आ रही, आवाज। हेलो भैया, हाँ जी। अभी ठीक है आवाज भैया? हेलो हाँ, अब ठीक है। हाँ जी, ये जो भाव बराबर मौलिकता लिखा हुआ है हाँ। और फिर स्वमूल्य मूल्यांकन क्षमता, तो ये जो भाव कह रहे हैं भैया, ये भाव मतलब क्या मूल्य मूल्य को ही भाव कह रहे हैं या ये जो जो व्यापक वस्तु है ना, जी तो व्यापक वस्तु ही पूर्ण भाव है। उसमें जो संपृक्तता है ना, उस संपृक्तता में जो स्थितिवत्ता है वही भाव है। तो स्थितिवत्ता के रूप में जो इकाइयों की स्थिति है वही उसकी मौलिकता है। और वही मौलिकता जो है रूप गुण स्वभाव धर्म और देश काल दिशा के रूप में, इस रूप में लिखा है कि भाव बराबर मौलिकता। ऐसा कोई भी इकाई मौलिकता से मुक्त नहीं है ना, मौलिकता के साथ ही इकाई है। और वो जो मौलिकता है वो उसका रूप गुण स्वभाव धर्म और देश वस्तु दिशा काल, ये उसकी मौलिकता है। हाँ, ये उसकी मौलिकता है। और ये जो यही भाव है और ये व्यापक की पूर्णता है, ऐसा कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, जिसको अपन भाव कह रहे हैं ना, संपूर्ण भाव तो व्यापक वस्तु को ही बोला है, उसी में संप्रक्त है। भाव हम्म। में सभी इकाइयां जो है वो डूबी भीगी गिरी हुई है। तो इसीलिए यदि अच्छा, व्यापक सम वस्तु को ही भाव कहा है। हाँ, यदि संप्रक्तता में देखेंगे तो स्थिति गति सह स्थिति ही भाव है, ऐसा आएगा, है ना। सह स्थिति भाव होगा हम्म। क्योंकि व्यापक वस्तु का इकाई के बिना अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है। उसका अस्तित्व इकाई में ही हम्म। सिद्ध होता है। इकाई में जो स्थिति बनता है उसी को भाव कह रहे हैं, वही मौलिकता है मूल रूप से। अच्छा 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 अच्छा। और हम जो भैया कॉमन तो टर्मिनोलॉजी में भाव जिसमें बोलते हैं कि मैं तो बहुत भावपूर्ण हो जिसमें रहा हूँ, जो हर वो भाव। इकाई में जैसे जैसे धर्म का जो भेद है ना, स्वभाव का भेद है, स्वभाव और धर्म के भेद के जी आधार पे मौलिकता का भेद है। जी जी जी। जैसे पदार्थावस्था की मौलिकता है ना, तो पदार्थावस्था की मौलिकता उसका रूप गुण स्वभाव धर्म है। तो प्राणावस्था की मौलिकता उसका रूप गुण स्वभाव धर्म है ना। ऐसे ऐसे ही मानव का मानव की मौलिकता मानवीयता है ना। मानव की मौलिकता मानवीयता, हम्म पशुओं की मौलिकता पशुत्व है ना, और वृक्ष की मौलिकता वृक्षत्व, और हम्म। पदार्थावस्था की जो मौलिकता है उसका अस्तित्व है ना। अपने मौलिकता को आचरण भी बोला है, कई कई जगह आचरण भी बोला। हम्म। तो मौलिकता ही स्वमूल्य है और साथ में मूल्यांकन क्षमता है। क्योंकि यदि स्वमूल्य है, स्वमूल्य अकेला होता और मूल्यांकन क्षमता नहीं होती तो पता नहीं चलता। क्योंकि मानव में मूल्यांकन क्षमता है, इसीलिए मानव भौतिक रासायनिक संसार और जिसको अपन जीवन कह रहे हैं उन दोनों का अधेयता है, दर्शन करने वाला है। इसलिए मूल्यांकन क्षमता जो है वो मानव में ही है। तो ये जो मूल्यांकन क्षमता है यही मौलिकता का भास आभास प्रतीति। तो स्वमूल्य तो है ही उसमें, और साथ में मूल्यांकन क्षमता से ही तो हम लोग मौलिकता का ही अध्ययन करते हैं। बेसिकली जो अध्ययन हम लोग कर रहे हैं वो मौलिकता का अध्ययन। तो मौलिकता का ही हमको भास आभास प्रतीति अनुभूति होती
इसमें स्वभाव और धर्म की जो है अनुभूति होती है। ठीक है। ये एक और जो मेरा प्रश्न था भैया, जैसे अपन कॉमन लैंग्वेज में परंपरा में भाव कहते हैं, जिसको इमोशन बोलते हैं, फीलिंग्स बोलते हैं, वो भाव अलग है ना भैया। ये भाव जो है, ये तो आपने बताया व्यापक में ही है। वहां पर जो बोल रहे हैं, जो फीलिंग कह रहे हैं, वो तो इंद्रिय संवेदनाएं हैं, जिनको अपन इंद्रिय संवेदना कह रहे हैं, वो उसको फीलिंग कह रहे हैं ना। और नहीं, जैसे ममता का भी भाव कहते हैं अपन, एक ममता का। हाँ, लेकिन वो ममता के भाव को यदि समझने जाएं तो वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। ममता किसको कह रहे हैं वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जी 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 भैया, एक सवाल है। मूल्यांकन योग्यता, तो हम किसे योग्य माने? क्षमता बोल रहे हैं, क्षमता, मूल्यांकन क्षमता। नहीं, इसमें मूल्यांकन योग्यता लिखा है। मनुष्य की परस्परता में स्थापित मूल्य प्लस मूल्यांकन योग्यता प्लस निर्वाह क्षमता प्लस शिष्ट मूल्य इज इक्वल टू मूल्य बराबर व्यवहार है। ये मूल्यांकन योग्यता लिखा है, नीचे जो है योग्यता लिखा है। आपका प्रश्न क्या है? मूल्यांकन योग्य हम किसे पहचाने? ये मूल्यांकन करने योग्य है कैसे पहचाने? कोई भी मनुष्य नहीं, व्यवहार हाँ, वाली जो क्रिया है ना, जिसको हाँ, यहाँ हाँ, पे व्यवहार के रूप में डिफाइन किया है, तो जी उसमें जी उन्होंने लिखा है कि व्यवहार का मतलब क्या है। जी जी जी, हाँ, तो उन्होंने कहा मूल्यों में मूल्य और मूल्यांकन योग्यता और निर्वाह क्षमता हाँ, और शिष्ट मूल्य, इनको सम्मिलित रूप से कह रहे हैं वो व्यवहार है। इसी को मानव मूल्य भी कह रहे हैं। जी जी जी, हाँ, इससे परिष्कृत हुआ इंसान हाँ जो व्यवहार करता है हाँ। वही व्यवहार है। तो व्यवहार क्या है वो यहाँ पर स्पष्ट किया है। जी हम जी लोग भैया जिसको जी, वैसे भी बोलते हैं ना कि मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति, हाँ हाँ हाँ, इसको न्याय कह रहे हैं। जी जी, तो उसमें मूल्य और मूल्यांकन तो आ गया, आ मूल्य और गया आ गया। मूल्यांकन, है ना। हम्म, इसमें यदि वो साथ में व्यवहार है हाँ जी तो साथ में निर्वाह और है तो जी व्यवहार जी, हो गया, है ना। हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ, सब केवल भी क्लियर हो गया। हाँ, हाँ, ऐसा। ठीक है ठीक है। ठीक है, और कोई मुद्दा? और कोई मुद्दा? आगे बढ़े। जी भैया, फिर लिखा है संपूर्ण प्रकृति वस्तु समूह के रूप में द्रष्टव्य है। वस्तु समूह का मतलब वही चारों अवस्थाओं की प्रकृति। जड़ चैतन्य के रूप में प्रकृति स्पष्ट है, उसी को जड़ चैतन्य कह रहे हैं। पदार्थावस्था प्राणावस्था जड़ है और जीवावस्था ज्ञानावस्था में चैतन्य इकाई के साथ है। जो दर्शन सुलभ निर्भ्रमता के लिए आवश्यक एवं आद्यांत अध्ययन है, तो कह रहे हैं कि अध्ययन के लिए क्या है, तो जड़ चैतन्य प्रकृति ही है। और अध्ययन क्यों करना है, तो निर्भ्रमता के लिए। यानी यदि हमको जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का रूप गुण स्वभाव धर्म और देश काल दिशा स्पष्ट हो गई, तो
उसका दर्शन दर्शन को लेकर हम निर्भ्रम हो गए, है ना। फिर लिखा है कि सत्ता व्यापक एवं चैतन्य प्रकृति में पूर्णता का ज्ञान एवं अनुभूति ही समग्र चैतन्य प्रकृति का अभीष्ट है। तो चैतन्य प्रकृति का अभीष्ट क्या है? तो सत्ता जो है वो व्यापक, सत्ता स्वयं व्यापक एवं चैतन्य प्रकृति में पूर्णता का ज्ञान एवं अनुभूति ही समग्र चैतन्य प्रकृति का अभीष्ट है, ऐसा लिखा। तो व्यापक और चैतन्य प्रकृति में पूर्णता का ज्ञान, है ना। सत्ता स्वयं व्यापक एवं चैतन्य प्रकृति में पूर्णता का ज्ञान एवं अनुभूति ही समग्र चैतन्य प्रकृति का अभीष्ट है। तो चैतन्य प्रकृति के रूप में जो जीवन है उसका जो अभीष्ट है वो व्यापक सत्ता और चैतन्य प्रकृति में पूर्णता का ज्ञान और फिर उसकी अनुभूति ही है, ऐसा। ठीक है, ये सेंटेंस ठीक है। फिर लिखा है जागृति और ब्रैकेट में लिखा है निर्भ्रमता बराबर प्रतिभा प्लस व्यक्तित्व। तो जागृति का मतलब है प्रतिभा और व्यक्तित्व। प्रतिभा और व्यक्तित्व की समझ होना ही या उसका आचरण होना ही निर्भ्रमता। और फिर इसके बाद व्यक्तित्व के आगे ब्रैकेट में लिखा है आहार विहार व्यवहार जागृति व व्यवस्था के अर्थ में होना, इसको व्यक्तित्व कह रहे हैं। आहार विहार व्यवहार जागृति व व्यवस्था के अर्थ में होना और प्रतिभा और व्यक्तित्व का संतुलन को जागृति कह रहे हैं। यही मानव का सफल जीवन है, यही अभ्यास का प्रधान लक्षण है। मानव के द्वारा स्पष्ट किया जाने वाला मूल्यांकन, दर्शन, सत्तामय ज्ञानानुभूति ही अभ्यास का प्रधान लक्षण एवं उसकी सफलता है। मानव के द्वारा स्पष्टता किया जाने वाला मूल्यांकन, दर्शन, सत्तामय ज्ञानानुभूति ही अभ्यास का प्रधान लक्षण एवं उसकी सफलता है। तो यहाँ तीन बातों को बोल रहे हैं ना, पहला मूल्यांकन, दूसरा दर्शन, तीसरा सत्तामय ज्ञानानुभूति ही अभ्यास का प्रधान लक्षण है एवं उसकी सफलता है। फिर कह रहे हैं यही उसकी क्षमता, योग्यता, पात्रता पर, और ये तीनों चीजें यानी मूल्यांकन, दर्शन और सत्तामय ज्ञानानुभूति, ये तीनों उसकी यानी चैतन्य इकाई की या मानव की क्षमता, योग्यता, पात्रता पर, और क्षमता, योग्यता, पात्रता उनकी जागृति विधि पर, और जागृति विधि संस्कार पर। संस्कार जो है शक्तियों के सदुपयोग एवं प्रयोजनशीलता पर। शक्तियों का सदुपयोग और प्रयोजनशीलता वातावरण एवं अध्ययन पर। वातावरण एवं अध्ययन संस्कृति एवं सभ्यता पर। संस्कृति और सभ्यता व्यवस्था पर। और व्यवस्था विधि, व्यवस्था व नीति पर। और विधि व्यवस्था नीति यही प्रबुद्धता व प्रभुता पर, और प्रबुद्धता और प्रभु सत्ता पर। प्रबुद्धता व प्रभु सत्ता यही विवेक व विज्ञान के संतुलन पर। विवेक और विज्ञान यही निपुणता, कुशलता, पांडित्य पर। और निपुणता, कुशलता, पांडित्य जो है वो दर्शन, ज्ञान, विवेक, विज्ञान पर आधारित होना पाया जाता है। ये समझ में आ रहा है? भैया थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा ये एक बार। रिपीट करना पड़ेगा।
हो गया यहाँ पे, ये जो कनेक्ट नहीं हो पा रहा। लिखा था ना कि मानव के द्वारा स्पष्ट किया जाने वाला मूल्यांकन, दर्शन और सत्ता में ज्ञानानुभूति। तो पहला मूल्यांकन है, दूसरा दर्शन है और तीसरा है सत्ता में ज्ञानानुभूति। कि अभ्यास का प्रधान लक्षण है एवं उसकी सफलता भी है, ऐसा लिखा। इसी को फिर आगे उन्होंने डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया है कि वो भी जैसे हाँ? प्रतिभा प्लस व्यक्तित्व, सबसे पहली लाइन भी है, प्रतिभा प्लस व्यक्तित्व का संतुलन, यही मानव का सफल जीवन यही प्रधान लक्षण। तो ये तो भैया जो संतुलन अगर हो गया प्रतिभा व्यक्तित्व में, तो ये अभ्यास का लक्षण हुआ कि ये अनुभव का लक्षण हो गया? मतलब अभ्यास तो एक नहीं, ये लिखा है, अगर आप अभ्यास, ब्रैकेट को छोड़ के पढ़ें तो जागृति जो है वही संतुलन है, ऐसा करें। और फिर जागृति संतुलन है, इसका जी मतलब क्या है? प्रतिभा और व्यक्तित्व के रूप में है। यानी प्रतिभा और व्यक्तित्व के रूप में, यानी प्रतिभा और व्यक्तित्व का संतुलन ही जागृति है, या प्रतिभा और व्यक्तित्व का आचरण ही जागृति है, ऐसा अर्थ निकल रहा है इसका, है ना। फिर लिखा है जी यही मानव का सफल जीवन है, ऐसा लिखा। फिर लिखा है यही अभ्यास का जी जी प्रधान लक्षण है। मतलब जो अभ्यास का क्या करना है, तो प्रतिभा और व्यक्तित्व का ही अभ्यास करना है ना। फिर लिखा कि मानव के द्वारा स्पष्टतः किया जाने वाला मूल्यांकन, दर्शन और सत्ता में ज्ञानानुभूति ही अभ्यास का प्रधान लक्षण है। तो ये तीन चीजें हैं, है ना। मूल्यांकन होता है व्यवहार में, है ना। दर्शन होता है विचार आयाम में, और जिसको अपन अनुभूति कह रहे हैं वो अनुभव आयाम में होती है ना। तो इस तरीके से मूल्यांकन, दर्शन और सत्ता में ज्ञानानुभूति ही अभ्यास का प्रधान लक्षण है एवं उसकी सफलता है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, मूल्यांकन, दर्शन और सत्ता में ज्ञानानुभूति, है ना। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि यह चैतन्य इकाई की क्षमता, योग्यता, पात्रता पर निर्भर करता है ना, या उसकी क्षमता, योग्यता, पात्रता के अनुसार उसमें होना पाया जाता जी भैया। है ना। दूसरे अर्थों में कहें तो ये जो अभ्यास है, अभ्यास, हर जो भी अभ्यास है वो व्यक्ति की क्षमता, योग्यता, पात्रता पर निर्भर करता है, ऐसा कह सकते। अभ्यास क्या है? मूल्यांकन, दर्शन, मूल्यांकन क्षमता या मूल्यांकन दर्शन और सत्ता में ज्ञानानुभूति अभ्यास, ऐसा लिखा हुआ है। इससे पहले मूल्यांकन की बात आई थी ना। जी भैया। जब मौलिकता को समझा रहे हैं ना, तो उसमें मूल्यांकन क्षमता की बात आई है। और फिर जब व्यवहार को समझा रहे हैं तब भी उसमें मूल्यांकन योग्यता की बात आई है ना। एक हिस्सा मूल्यांकन है और दूसरा हिस्सा दर्शन है। दर्शन को भी यहाँ पर उन्होंने डिफाइन किया ना। ये लिखा ना कि जो संपूर्ण प्रकृति वस्तु समूह के रूप में द्रष्टव्य है और जड़ चैतन्य के रूप में प्रकृति स्पष्ट है, जो दर्शन सुलभ निर्भ्रमता के लिए आवश्यक तथा आद्यांत अध्ययन है। तो एक हिस्सा मूल्यांकन हुआ, दूसरा हिस्सा दर्शन हुआ, और तीसरी जो स्थिति है जिसको व्यापक और चैतन्य में पूर्णता का ज्ञान एवं अनुभूति। तो ये तीन बातें कर रहे हैं, है ना। पहली बात कर रहे हैं मूल्यांकन की, दूसरी बात कर रहे हैं दर्शन की, और तीसरी बात कर रहे हैं अनुभूति की, है ना। तो अनुभूति संप्रक्तता में होती है, यानी व्यापक वस्तु चैतन्य प्रकृति में जो पूर्णता का ज्ञान है वो संप्रक्तता में ही होता है ना, और उसी की अनुभूति होती है, वही चैतन्य इकाई का अभीष्ट है। तो ये तीनों चीजें जो हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि यह उसकी क्षमता, योग्यता, पात्रता पर होना पाया जाता है। और क्षमता, योग्यता, पात्रता उसकी जागृति विधि पर, उसने जागृति की जो विधि अपनाई है उस विधि पर निर्भर करता है।
और जागृति विधि उसके संस्कार पर, जैसा व्यक्ति का संस्कार है, समझ है ना। और संस्कार जो है वो संस्कार कैसे पता लगेगा, तो जो भी शक्तियां हैं उनके सदुपयोग एवं प्रयोजनशीलता पर। तो शक्ति के रूप में क्या है, तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, इनको शक्ति के रूप में कह रहे हैं। आशा, विचार, इच्छा और संकल्प, तो यही शक्तियां हैं ना। तो इन शक्तियों का सदुपयोग और प्रयोजनशीलता के आधार पे संस्कार का पता लगता है। और यदि इन शक्तियों का सदुपयोग और प्रयोजनशीलता में नियोजन होता है, यही वातावरण और अध्ययन पर निर्भर करता है। यदि उसके अनुकूल वातावरण है और अध्ययन है, तो मानव में जो है शक्तियों के सदुपयोग और उसकी प्रयोजनशीलता के लिए अवसर है। तो इसीलिए लिखा है कि यही वातावरण एवं अध्ययन पर, और वातावरण और अध्ययन यदि सुलभ है, वही संस्कृति और सभ्यता पर। यानी यदि संस्कृति सभ्यता है तो वातावरण और अध्ययन रहेगा, और यदि व्यवस्था है तो संस्कृति सभ्यता रहेगी। ऐसा भी समझ सकते हैं, इसको दोनों तरफ से समझ सकते हैं। अध्ययन वातावरण और अध्ययन से संस्कृति और सभ्यता, और संस्कृति सभ्यता से व्यवस्था। और जब व्यवस्था हो जाएगी तब वो संस्कृति सभ्यता का संरक्षण करेगी, और संस्कृति सभ्यता मानवीयतापूर्ण जो वातावरण है और चेतना विकास मूल्य शिक्षा है उसकी सुलभता को बनाए रखेगी। फिर व्यवस्था, विधि व नीति पर। और विधि नीति जो है, व्यवस्था नीति लिखा है, उसको अपन विधि नीति भी पढ़ सकते हैं। व्यवस्था नीति का मतलब तीनों नीतियों को साथ में मिला। और व्यवस्था नीति जब आचरण में आएगी तभी ये प्रबुद्धता और प्रभुसत्ता, और प्रबुद्धता प्रभुसत्ता जो है विवेक और विज्ञान के संतुलन पर। अभी जैसे मानव जाति में विवेक और विज्ञान का संतुलन दिखता है, इसी कारण से प्रबुद्धता और प्रभुसत्ता का पहचान नहीं हो रहा। और ये जो विवेक और विज्ञान का संतुलन, निपुणता, कुशलता, पांडित्य पर, यही दर्शन ज्ञान विवेक ज्ञान, क्या लिखा, यही दर्शन ज्ञान विवेक विज्ञान पर आधारित होना पाया जाता है। यही दर्शन ज्ञान विवेक और विज्ञान पर आधारित होना पाया जाता है। ठीक है, जी भैया जी। स्पष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा? जी 10 जी। सोपानी व्यवस्था को ध्यान में रख के समझने का प्रयास करिए। हाँ? या व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र को ध्यान में रख के समझने का प्रयास करिए। हाँ? तो अभी भी भ्रमित संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी ही हैं जैसा यहाँ पर वर्णन दिया है ना। जैसे ये लिखा ना कि जो संस्कृति और सभ्यता, अभी भी हम लोग संस्कृति सभ्यता की बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं। विधि के रूप में संविधान होता है, फिर व्यवस्था में गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, उन्हीं की जो समझ है उसी को प्रबुद्धता प्रभुसत्ता कह रहे हैं। इसीलिए हम लोग संविधान को और शासन को सोवरिन बोलते हैं ना, यानी उसकी प्रभुसत्ता को मानते हैं। तो ये सभी अंतर्निहित है आज भी, है ना। लेकिन वो समुदाय चेतना में सफल नहीं हो रहा है। दूसरा, सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण नहीं होने से हो रहा है। और तीसरी बात है, जीवन की स्पष्टता नहीं होने से हो रहा है। जो दिक्कत है उसके कारण से ये शब्द जो है कहीं ना कहीं वो शासन के रूप में परिभाषित हो रहे हैं। न्याय जो है वो परिभाषित नहीं हो रहा, न्याय जो है फैसले के रूप में परिभाषित हो रहा, दंड विधि के रूप में न्याय परिभाषित, विधि जो है दंड विधि के रूप में परिभाषित हो रही। नीतियों में भी अवसरवादी नीतियां देखने को मिलती हैं।
मतलब जिनका जो राजनीतिक दल में जिस प्रकार की मानसिकताएं हावी रहती हैं, तो वही मानसिकताएं जो हैं वो हमको दिखती। जागृत मानव परंपरा में क्या होगा उसका उसका दिग्दर्शन यहाँ पर कराया गया है ना, जो स्वयं से शुरू होकर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक कैसे सूत्रित होगा उसको स्पष्ट किया। ठीक है, ये कड़ी जुड़ती हुई दिख रही है नहीं दिख रही? जी भैया स्पष्ट हुआ अभी। इसको अपन एक एक को भी वैसे भी पढ़ सकते हैं। क्षमता योग्यता पात्रता पर होना पाया जाता है ना। किसका होना पाया जाता है? अभ्यास का, है ना। फिर क्षमता योग्यता पात्रता जागृति विधि पर होना पाया जाता है। जागृति विधि संस्कार पे होना पाया जाता है ना। संस्कार जो है शक्तियों के सदुपयोग और प्रयोजनशीलता पर होना पाया जाता है या आधारित होना पाया जाता है ना। और इसी प्रकार से जो शक्तियों का सदुपयोग प्रयोजनशीलता है, यह वातावरण और अध्ययन पर आधारित होना पाया जाता है। यदि वातावरण और अध्ययन है तो हम शक्तियों का सदुपयोग और शक्तियों का सदुपयोग कर सकते हैं और उनको प्रयोजनशीलता की दिशा में नियोजित कर सकते हैं, है ना। फिर है कि वातावरण और अध्ययन संस्कृति और सभ्यता पर आधारित होना पाया जाता है। क्योंकि यदि मान लीजिए अमानवीय संस्कृति अमानवीय सभ्यता है, तो उस स्थिति में वातावरण और अध्ययन भी वैसा ही होगा, है ना। तो इसलिए मानवीय संस्कृति और मानवीय सभ्यता से ही मानवीय वातावरण और चेतना विकास मूल्य शिक्षा यानी मानवीय शिक्षा होगी, है ना, जिसका अध्ययन होगा। फिर ये कह रहे हैं संस्कृति और सभ्यता यही व्यवस्था पर आधारित होना पाया जाता है। यानी जैसी व्यवस्था होती है वैसी संस्कृति सभ्यता होती है ना, ऐसा समझ सकते। जैसे अभी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है तो संस्कृति और सभ्यता भी वैसी ही है ना। उसमें वैल्यूज जो हैं वो डेमोक्रेटिक कल्चर है और डेमोक्रेटिक सिविलाइजेशन है। सभ्यता भी प्रजातांत्रिक तरीके से डिफाइन है। जब राजतंत्र था तो राजतंत्र के तरीके से, साम्यवाद में जो है वो सभ्यता साम्यवादी तरीके से डिफाइन होती है। तो जैसी व्यवस्था होती है वैसी संस्कृति होती है। तो संस्कृति सभ्यता व्यवस्था पर आधारित होना पाया जाता है और व्यवस्था जो है विधि और नीति पर आधारित होना पाया। कोई भी व्यवस्था क्या चीज है? व्यवस्था अपने आप में कोई चीज नहीं है। तो विधि और नीति के संयुक्त रूप से ही क्रियान्वयन को ही व्यवस्था कहते हैं। और विधि और नीति जो है वही प्रबुद्धता और प्रभु सत्ता पर आधारित होना पाया जाता। मतलब प्रभुता, जितनी प्रबुद्धता है, प्रबुद्धता को ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता भी कहते हैं। और ज्ञान विवेक विज्ञान जब व्यवस्थात्मक रूप में नियोजित होता है उसको प्रभु सत्ता कहते हैं। तो किसी भी समाज में यानी मानव समाज में जो प्रबुद्धता है, जो भी प्रभु सत्ता है ना, तो विधि और नीति उसी प्रबुद्धता और प्रभु सत्ता पर आधारित होना पाया जाता है। और फिर आगे जाएंगे तो कह रहे हैं कि ये प्रबुद्धता और प्रभु सत्ता क्या है? तो कह रहे हैं कि यही यानी प्रबुद्धता और प्रभु सत्ता विवेक व विज्ञान के संतुलन पर आधारित होना पाया जाता है। जैसे अभी असंतुलन है, इसीलिए प्रभुता भी असंतुलित है और प्रबुद्धता भी असंतुलित है, ऐसा। और विज्ञान और विवेक जो विज्ञान और विवेक जो है वो निपुणता कुशलता पांडित्य पर आधारित होना पाया जाता है। और निपुणता कुशलता पांडित्य जो है वो दर्शन ज्ञान विवेक और विज्ञान पर आधारित होना पाया जाता है। ऐसा भी इसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा तोड़ तोड़ के समझने से ज्यादा परसीव होता है। ठीक है भैया? जी भैया बहुत बढ़िया भैया जी। हाँ सुनील भाई, समझ में आ रहा है? हाँ भैया।
हाँ भैया, थोड़ा मुश्किल है ये, टफ है, बहुत सारी चीजें एक साथ है। इसीलिए तो 3-4 बार पढ़ा मैंने। जी जी जी, नहीं नहीं, वो तो है ही। फिर आगे लिखा है पदार्थ पदार्थावस्था व प्राणावस्था का मूल्यांकन उत्पादन निमित्ति, जीवावस्था का मूल्यांकन उपयोगिता व पूरकता निमित्त, ज्ञानावस्था का मूल्यांकन सह अस्तित्व में सतर्कता सजगता सहित समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व के रूप में, और मानवत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में। तो मूल्यांकन की बात कर रहे हैं कि जो पदार्थावस्था प्राणावस्था का जो मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन मानव करता है, तो इन दोनों का मूल्यांकन उत्पादन के निमित्त करता है, और जीवावस्था का मूल्यांकन उसकी उपयोगिता व पूरकता के निमित्त करता है। लेकिन जो ज्ञानावस्था का मूल्यांकन है वो सह अस्तित्व में सतर्कता सजगता सहित समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व के रूप में तथा मानवत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में ज्ञानावस्था का मूल्यांकन। ज्ञानावस्था में प्रत्येक व्यक्ति के मूल्यांकन का आधार भी यही है कि उसमें मानवत्व सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में उसका क्या योगदान है, या जीते समय उसमें समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व का क्या प्रमाण है। इसी के आधार पर उसमें सजगता सतर्कता का पहचान होता है कि वो मानवीयता पूर्ण मानव है या देव मानव है या दिव्य मानव है। फिर लिखा है कि भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान, भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान प्रतिभा व्यक्तित्व की उपलब्धि है। तो जो प्रतिभा और व्यक्तित्व है उसकी जो उपलब्धि है वो भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान है। तो ये परिवार से लेके विश्व परिवार तक है। यदि हम प्रतिभा और व्यक्तित्व को व्यवस्था के विस्तार तक देखते हैं, उस स्थिति में ये जो बौद्धिक समाधान और बौद्धिक समृद्धि है वो 10 सोपानी व्यवस्था में सर्व सुलभता के अर्थ में पहचानने में आई। यदि हम इसको परिवार की सीमा में देखते हैं तो परिवार की सीमा में जितना प्रतिभा और व्यक्तित्व होता है, परिवार की सीमा में उतना ही भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान रहता है, जो उसकी क्षमता योग्यता पात्रता पर निर्भर करता है। यही 10 सोपानी व्यवस्था में सामाजिकता का प्रत्यक्ष रूप है जो सफल है। तो यहाँ पर जब बात कर रहे हैं भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान, तो वो 10 सोपानी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो 10 सोपानी व्यवस्था में जो सामाजिकता है उसका प्रत्यक्ष रूप जो है 10 सोपान में भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान का बना रहना है, जो सफलता है। इसकी नित्य संभावना है, यही मानव की चिर अभिलाषा है। यह मानवीयता पूर्वक ही सफल होना प्रत्यक्ष है। ठीक है। फिर अगला सूत्र है, अगला जो पैरा है, संवेदनशीलता एवं संज्ञानशीलता की अभिव्यक्ति चैतन्य क्रिया में है। वह ज्ञानावस्था में विशेष रूप से पाया जाता है। आशा विचार इच्छा संकल्प एवं अनुभूति सहित प्रमाण है, जो क्रम से सुख शांति संतोष आनंद व परमानंद की तृषा और त्रसित है। चैतन्य इकाई में उसकी तृषा भी है और वो त्रसित है। इसका प्रत्यक्ष रूप भौतिक समृद्धि एवं बौद्धिक समाधान है। चैतन्य क्रिया ही ज्ञानावस्था का प्रधान लक्षण है, उसी में से के लिए संपूर्ण कार्यक्रम है। आशा आदि पांचों क्रियाओं के अभाव में कोई कार्यक्रम सिद्धि का प्रमाण नहीं है। तो ये जब
चैतन्य क्रिया की बात कर रहे हैं ना, जब चैतन्य क्रिया की बात कर रहे हैं, चैतन्य क्रिया ही ज्ञानावस्था का प्रधान लक्षण है। तो चैतन्य क्रिया यानी आशा विचार इच्छा, आशा विचार इच्छा संकल्प और अनुभूति, इसको सम्मिलित रूप से चैतन्य क्रिया कह रहे हैं। यही जो चैतन्य क्रिया है, जब इसको मानव परंपरा में यानी ज्ञानावस्था में पहचानते हैं, तब वो 122 आचरण में अभिव्यक्त होती है, जिसको संचेतनावादी मनोविज्ञान में स्पष्ट किया गया है ना। तो चैतन्य क्रिया ही ज्ञानावस्था का प्रधान लक्षण है। तो चैतन्य क्रिया में, चैतन्य क्रिया से, चैतन्य क्रिया के लिए ही संपूर्ण कार्यक्रम है। चैतन्य क्रिया के लिए मतलब चैतन्य क्रिया की तृप्ति के लिए, जिसकी उसके अंदर तृषा है ना, उस तृषा की तृप्ति के लिए ही संपूर्ण कार्यक्रम है। तो यहाँ लिखा आशा विचार इच्छा संकल्प एवं अनुभूति सहज प्रमाण है, जो क्रम से सुख शांति संतोष आनंद परमानंद की तृषा और तृप्ति है। इसका प्रत्यक्ष रूप भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान है। चैतन्य क्रिया ही ज्ञानावस्था का प्रधान लक्षण है, उसी में से के लिए संपूर्ण कार्यक्रम है। ये चैतन्य क्रिया की जो चैतन्य क्रिया को हम उसकी पात्रता योग्यता क्षमता के आधार पर मूल्यांकित कर सकते हैं। तो चैतन्य क्रिया में से के लिए यानी उसकी क्षमता योग्यता पात्रता में, योग्यता पात्रता से क्षमता योग्यता पात्रता के लिए ही संपूर्ण कार्यक्रम है, ऐसा ऐसा भी स्पष्ट होता है। फिर लिखा है कि आशा आदि पांचों क्रियाओं के अभाव में कोई कार्यक्रम सिद्ध नहीं होता है। यदि आशा विचार इच्छा संकल्प और अनुभूति नहीं है तो कोई कार्यक्रम सिद्ध नहीं होता, फिर वो क्रिया हो जाएगी, जैसे भौतिक रासायनिक क्रिया है उस रूप। ये पैरा स्पष्ट हो गया कि नहीं हुआ? हेलो, कोई बोलिए। हाँ भैया, हाँ हैं? भैया, पैराग्राफ तो स्पष्ट है, मुझे थोड़ा एक दूसरा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। बताइए 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 क्या हो? जो भैया यहाँ कह रहा है भौतिक समृद्धि और भौतिक समाधान, फिर यहाँ ऊपर वाले पैराग्राफ में कहा गया है कि प्रतिभा और व्यक्तित्व, इसी को लेके मेरा कंफ्यूजन है। प्रतिभा व्यक्तित्व में फिर ये भौतिक समाधान और भौतिक समृद्धि को प्रतिभा व्यक्तित्व से जोड़ा है। फिर ये निपुणता कुशलता पांडित्य को भी प्रतिभा व्यक्तित्व के बराबर कहा गया है। और उसके बाद प्रतिभा व्यक्तित्व को एक जगह पे और ऊपर से तो वो मेरे को क्षमता योग्यता पात्रता को भी वही कहा गया है, और उसी को जागृति भी कहा गया है आगे चल के ऊपर। तो थोड़ा सा ये मैं लिंक नहीं कर पा रहा हूँ, प्रतिभा और व्यक्तित्व और लास्ट में अभी जो आपने पढ़ा भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान, इसका प्रत्यक्ष रूप ही भौतिक समृद्धि भौतिक समाधान है। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं लिंक करना चाह रहा है प्रतिभा और व्यक्तित्व से ये पूरी देखिए, चीज को, लेकिन मैं वो अपन सामान्य भाषा में देखें तो समझ, प्रतिभा है ना समझदारी, जी और जी व्यक्तित्व का मतलब है उसका आचरण, है ना, समझदारी पूर्ण आचरण है ना, जिसको अपन कह रहे हैं व्यक्तित्व का मतलब आहार विहार और व्यवहार, और आहार विहार व्यवहार यदि जागृति और व्यवस्था के अर्थ में है ना। तो ये जो भी प्रतिभा और व्यक्तित्व है उसका जो व्यवस्था में जो प्रत्यक्ष रूप है वही निपुणता कुशलता पांडित्य अच्छा अच्छा, है व्यवस्था ना। में जी। हाँ, भाई प्रतिभा क्या काम की यदि उससे कुछ हो ही नहीं रहा है ना, उससे व्यवहार कुशलता नहीं आ रही है, उससे जो है उत्पादन में समृद्धि नहीं आ रही है ना, उससे समाधान नहीं आ रहा है, उससे जो है जिसको अपन कह रहे हैं विवेक और विज्ञान का संतुलन नहीं आ रहा है, तो ऐसी प्रतिभा कोई काम की नहीं है ना।
तो वो कहीं ना कहीं जी जी समस्या पैदा करेगी। समस्या पैदा करेगी तो भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान की अनुभूति मानव जाति को नहीं होगी, जैसे अभी नहीं हो रही। तो अभी भी प्रतिभा की कोई कमी थोड़ी है, और है, लेकिन उनमें संतुलन नहीं है। एक से एक व्यक्तित्ववान लोग हैं, और ये इसका लोक व्यापीकरण भी नहीं है। मतलब वो प्रतिभा और जो व्यक्तित्व है उसकी शिक्षा भी नहीं है, शिक्षा तो कुछ और ही है। इसके कारण से हर स्तर पे असंतुलन है। इसलिए भौतिक समृद्धि यानी अभी भी हम लोग उत्पादन करते हैं, वो आवश्यकता से बहुत अधिक है मानव जाति। लेकिन फिर भी मानव जाति में बौद्धिक समृद्धि की का अनुभव नहीं है ना। अभी देख रहे हैं ना हम लोग, अमेरिका में क्या देख रहे हैं आप? अमेरिका में जो दंगे हो रहे हैं, तो अमेरिका जैसा समृद्ध देश के नागरिक जो हैं, जहां पर कैपिटा आमदनी बहुत ज्यादा है दुनिया के देशों के मुकाबले में, दुनिया के कई देशों के मुकाबले, फिर भी वो ऐसे समय में लूटपाट कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके लूट रहे हैं। इसका मतलब है भौतिक समृद्धि की अनुभूति नहीं है वहां पर, और बौद्धिक समाधान भी नहीं है। केवल चमड़ी के रंग के आधार पर लड़ रहे हैं, तो बौद्धिक समाधान भी नहीं। मतलब जो पूरी दुनिया में चंद्रमा और मंगल और पता नहीं कहाँ कहाँ जो है वो ले गए, और कितने प्रकार के जो है संसाधनों का विकास कर लिया, लेकिन चमड़ी के रंग के आधार पे लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं, लूट पाट मचा रहे हैं। इसका मतलब बौद्धिक समाधान नहीं है ना। जी जी, और ये बात तो तीसरे है अर्थ ही। में कहें कि संतुलन नहीं है। मतलब जिसको प्रतिभा और व्यक्तित्व का संतुलन कहें, वो संतुलन बिंदु को पहचाना नहीं। चौथे अर्थ में कहें तो सामाजिकता नहीं है। पांचवें अर्थ में कहें तो प्रतिभा, ये योग्यता पात्रता क्षमता नहीं। किसकी योग्यता पात्रता क्षमता नहीं है? सामाजिकता के साथ जीने की। अगर उनमें योग्यता होती सामाजिकता के साथ जीने की, तो लड़ते क्या कोई? केवल चमड़ी का रंग ही तो है। या जैसे मान लीजिए हम लोग जो है जातियों के आधार पे जो विद्वेष है, तो जातियां क्या है? उत्पादन उत्पादन की विधियों में भेद है ना, इतना ही तो है जातियों का आधार। कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, कोई पीतल के बर्तन, कोई सोने के आभूषण बनाता है, चांदी के आभूषण बनाता है ना। कोई जो है किसी प्रकार की निपुणता से संपन्न है, तो इसके बावजूद भी हम लोग उसमें डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। यानी हमारे अंदर न्याय की क्षमता नहीं है, व्यवहार करने की क्षमता नहीं। दूसरे अर्थ में कहें बौद्धिक समाधान नहीं है, और इसी कारण से आवश्यकता से बहुत अधिक उत्पादन करने के बावजूद भी समृद्धि नहीं है। दरिद्रता हमको देखने को मिलती है, और ये दरिद्रता ऐसा नहीं है जिनके पास वस्तुओं का संग्रह है उनमें और ज्यादा दिखती है। जिनके पास वस्तुओं का संग्रह नहीं है उनके कंपैरिजन में उनमें ज्यादा बहुत मतलब दरिद्रता देखने को मिलती है। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसको तुलनात्मक विधि से देखना चाहिए। अभी तुलनात्मक विधि से देखने से ये भविष्य में करने योग्य लक्ष्य स्थापित होता है ना। समझ में आया भैया? जी भैया, जी जी। तो भैया जैसे समझदारी पूरी हुई तो ही अपन कहेंगे प्रतिभा उसका, जैसे यहाँ लिखा है प्रतिभा प्लस व्यक्तित्व ही जागृति है। तो जैसे अगर जितनी समझ, जैसे अधूरी समझदारी है और अधूरा ही व्यक्तित्व प्रकाशित हो रहा है। तो जागृति नहीं आएगी ना। यानी जागृति का मतलब होता है प्रतिभा का प्रमाण आना, समझदारी पूरा व्यक्तित्व का होना। प्रमाण आना। हाँ, प्रमाण आना। हाँ प्रमाण हाँ हाँ हाँ। प्रमाणभूत है ना, जो व्यवस्था है वो प्रमाणभूत है। व्यवस्था ही जागृति है ना। जागृति का प्रमाण नहीं। जैसे मानव जाति के पास इतने सारा वैज्ञानिक है ना, इतना सारा शिक्षा जी जी। तंत्र फैल गया, प्रचार तंत्र फैल गया, लेकिन जागृति कहाँ है?
जी पूरी मानव जाति में जागृति कहाँ है? जी जी हम बोलेंगे कि जागृति है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं भैया। जो लोग युद्ध कर रहे हैं, जो रंग के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जाति के धर्म के आधार पे युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े विद्वेष कर रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, है ना, तो उनको तो जागृत तो नहीं बोल सकते कि उनमें जागृति का कोई चिन्ह है, निशान भी दिख रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जागृति को समझना जरूरी है। तो जब तक भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान स्थापित नहीं होता अखंड समाज में, तब तक जागृति का प्रमाण नहीं है। अगर किसी व्यक्ति में हो गया, मान लीजिए किसी व्यक्ति में यदि प्रतिभा और व्यक्तित्व स्थापित हो गया, प्रतिष्ठित हो गया, तो उसका प्रमाण आने लगेगा। एक संबंध में, एक परिवार में, 10 परिवारों में उसका प्रमाण आने लगेगा। और यदि एक परिवार में ही नहीं आया, तो प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन हो गया, ये सिद्धि नहीं होगा ना। तो इसीलिए बाबा जी ने लिखा ना कि अनुभव जो है वो अनुभव कार्यक्रम नहीं है, अनुभव मैं से के लिए कार्यक्रम है, ऐसा लिखा ना। जी 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 क्योंकि यदि जागृति के रूप में वो प्रमाणित ही नहीं होता है, तो अनुभव हुआ है, ये सिद्धि नहीं होता। और उस स्थिति में फिर यदि जो अनुभव सिद्ध नहीं होता है वो रहस्य हो जाता है, और रहस्य हो जाता है तो वो अज्ञानी है। रहस्य का मतलब ही यही होता है, जो समझ में नहीं आया वो रहस्य है, तो वो अज्ञानी है। और रहस्य से मानव तृप्त होता नहीं, इसीलिए रहस्य को उजागर करने के लिए मानव ने अथाह श्रम किया है और लगातार कर ही रहा है। तो इसलिए रहस्य कोई तृप्ति की जगह है ऐसा पहचाना नहीं मानव जाति ने। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो भौतिक समृद्धि, बौद्धिक समाधान जो है वो प्रतिभा और व्यक्तित्व की उपलब्धि है, या प्रतिभा और व्यक्तित्व के संतुलन की उपलब्धि है, या ये कहें कि प्रतिभा व्यक्तित्व के संतुलन पूर्वक जो सामाजिकता है उसकी उपलब्धि है। ठीक है। बहुत बढ़िया भैया। जी भैया, बहुत ही अच्छा कनेक्ट हुआ। फिर वो कह रहे हैं कि यही 10 सोपानी व्यवस्था में सामाजिकता का प्रत्यक्ष रूप है, जो सफल है, जिसकी नित्य संभावना है, यही मानव की चिर अभिलाषा है, यही मानवीयता पूर्वक ही सफल होना प्रत्यक्ष है। तो मूल रूप से इसको ये समझना पड़ेगा कि ये जो जीवन विद्या या मध्यस्थ दर्शन का जो प्रोग्राम है ये व्यक्तिवादी नहीं है। पहली बात तो ये व्यक्तिवादी नहीं है, दूसरी बात है कि ये समुदायवादी भी नहीं है, मतलब किसी एक देश के लिए नहीं है, ये सर्व मानव के लिए। तो इसलिए सर्व मानव के अर्थ में ही पूरी बात है। जैसे हम जब अखंड समाज कह रहे थे या मानवीय संस्कृति कह रहे थे, तो किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, है ना। तो सर्व मानव में मानवीय संस्कृति, सर्व मानव के रूप में अखंड समाज, सर्व मानव के सर्व मानव में न्याय प्रतिष्ठा के रूप में सामाजिकता, है ना, जिसको अपन सामाजिकता कहते हैं। सामाजिकता किसी एक व्यक्ति में थोड़ी होती है, सामाजिकता समाज में होती है। उसी अर्थ में इसको समझना पड़ेगा, और उसी अर्थ में ये नीचे वाला पैराग्राफ भी है। तो जब चैतन्य क्रिया कह रहे हैं तो सर्व मानव की आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और अनुभूति की बात कर। तो जब सर्व मानव में चैतन्य क्रिया को देखेंगे तो 122 प्रकार के आचरण को हम पहचान सकते हैं मानव। एक व्यक्ति में देखेंगे तो वो 10 क्रियाओं के रूप में पहचानने में आएगा। सर्व मानव के आचरण में देखेंगे तो 122 प्रकार के आचरण जो है वो स्पष्ट होंगे, जिसको मानव संचेतना बोल रहे हैं, मानव का संचेतना।
मानव यानी सर्व मानव, मानव यानी व्यक्ति नहीं, है ना। व्यक्ति में कोई मूल्यानुभूति होती नहीं है, मूल्यानुभूति परस्परता में होती। कोई भी मूल्य जो है वो परस्परता के बिना है नहीं। ठीक है, ये स्पष्ट हो रहा है। जी भैया जी। फिर लिखा है सम्यक्ता, सम्यक्ता को ब्रैकेट में पूर्णता, पूर्णता के प्रति जिज्ञासा ही संचेतना है। पूर्णता के प्रति जिज्ञासा, पूर्णता त्रय, गठन क्रिया और आचरण पूर्णता है ना, गठन पूर्णता क्रिया के रूप में द्रष्टव्य है। अनुभूति ही सम्यक्ता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी क्रम में सम्यक अनुभूति, सम्यक संकल्प, सम्यक चिंतन, सम्यक विचार, सम्यक आशा के योगफल में ही प्रयोग एवं व्यवहार प्रमाण भी है। तो जब ये कह रहे हैं ना सम्यक आशा, सम्यक विचार, है ना, पूर्ण विचार, पूर्ण चिंतन, पूर्ण संकल्प, पूर्ण अनुभूति, है ना, पूर्णता के अर्थ में पूर्ण आशा, इन सबके योगफल में, यानी पूरी जो चैतन्य क्रिया है, चैतन्य क्रिया मतलब जो भी जीवन है, खासकर विशेष रूप से ज्ञानावस्था के जो जीवन है, क्योंकि ज्ञानावस्था के जीवन में ही आशा विचार इच्छा संकल्प और अनुभूति का प्रमाण है। जीवावस्था के जीवन में प्रमाण नहीं है, है ना। इसलिए तो ज्ञानावस्था के जीवन की क्रियाओं की पूर्णता में ही प्रयोग और व्यवहार प्रमाण भी है। तभी उसमें प्रयोग और व्यवहार जो है वो उसके साथ है। यही प्रमाण त्रय है। प्रमाण त्रय क्या हो गया? प्रयोग, व्यवहार और अनुभूति, इस रूप में। यही जीवन के कार्यक्रम को स्पष्ट करता है, जिसमें बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि प्रकट होती है। यही मानव की चिर इच्छा है। प्राप्य के प्रति तीव्र इच्छा ही इच्छा है। फिर है आगे लिखा है, ऐषणात्रय में से के लिए एक सूत्रता स्थापित करने योग्य चिंतन प्रक्रिया ही इप्सा है। ऐषणात्रय में से के लिए एक सूत्रता स्थापित करने योग्य चिंतन प्रक्रिया ही इप्सा है। प्राप्य, एक होता है प्राप्त और एक है प्राप्य। तो प्राप्य के प्रति तीव्र इच्छा ही इप्सा है। तो जिसको हम लोग अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कह रहे हैं, वो प्राप्य है। जिसको हम लोग बौद्धिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान कह रहे हैं, वो प्राप्य है। फिर कहा कि ऐषणात्रय में से के लिए एक सूत्रता स्थापित करने योग्य चिंतन प्रक्रिया ही इप्सा है। यही चिंतन क्षमता की विशालता को स्पष्ट करती है। चिंतनशीलता जीवन सहज कंपनात्मक गति की शालीनता है। कंपनात्मक गति स्पंदनशीलता का परिचय है। कंपनात्मक गति स्पंदनशीलता का परिचय ही है चिंतनशीलता। तो जो चिंतनशीलता का मतलब है जीवन में कंपनात्मक गति का बढ़ जाना। उसको हम कैसे जीवन में पहचानेंगे? तो चिंतनशीलता के रूप में पहचानेंगे। स्पष्टता हेतु की गई धावन क्रिया ही स्पंदन है। तो स्पष्टता के लिए जो हम अध्ययन करते हैं या श्रवण मनन करते हैं ना, वही उसी को धावन क्रिया, वही स्पंदन है। के लिए धावन क्रिया प्रसिद्ध है। तो धावन क्रिया दो तरीके से है।
एक है समझने के लिए और दूसरा है प्रमाणित करने के लिए। तो स्वयं में से के लिए और वातावरण में से के लिए। वातावरण में से यानी व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, है ना। धावन क्रिया प्रसिद्ध। स्वयं तथा वातावरण से अधिक स्पष्टता, अवकाश, अवसर, आवश्यकता प्रमाणित नहीं है। स्पष्ट होना ही निर्भ्रमता है, स्पष्ट अस्पष्ट होना ही भ्रांता भ्रांत है, और स्पष्ट ना होना भ्रांति है। मानव में भ्रांति ही पीड़ा है, यही अजागृति है तथा पीड़ा से मुक्ति के लिए उत्प्रेरणा है, क्योंकि प्रत्येक मानव पीड़ा से मुक्ति, अजागृति से जागृति के लिए प्रयासशील है, जो प्रसिद्ध है। ठीक है, ये पैरा आगे बढ़े। भैया धावन क्रिया श्रवण मनन पैरा है ना? देखिए, समझ, एक धावन क्रिया यानी धावन यानी होता दौड़ना, है ना। धावन क्रिया अच्छा। का मतलब क्या? दौड़ लगाना। क्या बोलते हैं? हैं? जी। उस रूप में धावन। धावक धावक बोलते हैं जो, वही धावन। धावक उसी से बना है। तो हम लोग जो अच्छा अच्छा। समझने के लिए दौड़ते हैं या फिर प्रमाणित करने के लिए दौड़ते हैं? धावन का परिभाषा दिया है क्या? परिभाषा सही। मैंने कहीं देखा तो था धावन का। लेकिन मेरी ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा आपका। जी जी जी। हैं? फिर भी मैं कहीं और परिभाषा आई होगी तो खोज के बताऊंगा। मुझे ऐसा याद है, मैंने कहीं पढ़ी है धावन, धावन का क्रिया। लेकिन धावन का मतलब दौड़ना ही है। दूसरे अर्थ में कहें तो जो चिंतन क्रिया है वो जो है धावन क्रिया ही है। चिंतन करना, विचार, जो विचार की जो प्रखरता है वो भी धावन क्रिया है ना। और जब हम जो भी हमारी जो समझ है, उस समझ को प्रमाणित करने के लिए जो दौड़ना है ना, वो भी धावन क्रिया है। या उसके लिए गतिशीलता है, गतिशीलता है, जो अभिव्यक्ति है, संप्रेषणा है, प्रकाशन है ना। तो संप्रेषणा के रूप में धावन क्रिया। फिर आगे अगला पैरा है, एक आध पैरा और पढ़ सकते हैं, एक दो पैरे बस। स्वयं की स्पष्टता चैतन्य क्रिया के रूप में है। वातावरण प्राकृतिक और वैयक्तिक भेद से गण्य है। वैयक्तिक वातावरण की स्पष्टता अर्थ का उपार्जन, अर्थ का सदुपयोग, अर्थ की सुरक्षा, सामाजिक मूल्यों का शिष्ट मूल्यों सहित निर्वाह, शिक्षा, प्रसार, प्रचार, प्रदर्शन, प्रकाशन, व्यवस्था के रूप में द्रष्टव्य है। इसको वातावरण कह रहे हैं। तो यहीं पर धावन क्रिया होगी, है ना। इसको अपन कह रहे हैं। किस रूप में होगी? तो वातावरण की स्पष्टता, अर्थ का उपार्जन, अर्थ की सदुपयोगता, अर्थ की सुरक्षा, सामाजिक मूल्यों का शिष्ट मूल्यों सहित निर्वाह, शिक्षा, फिर जो भी शिक्षा के रूप में जो समझ है उसका प्रसार, प्रचार, प्रदर्शन, प्रकाशन, है ना, वो आचरण में, और फिर व्यवस्था के रूप में द्रष्टव्य है। यही अखंड समाज की पुष्टि है। विवेचना पूर्ण आचरण ही विचार है। विवेचनाएं तात्रय की सीमा में। तो विवेचना किसकी करना है? तो मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता की।
की सीमा में मानव के संदर्भ में होती है। इसी श्रृंखला में जीवन का अमृत विवेचना पूर्वक तात्रय की विवेचना पूर्वक, है ना, जीवन का अमृत, शरीर का नश्वत्व, व्यवहार के नियम संबंधी ज्ञान एवं तत्व मीमांसा है। फलतः व्यवहारिक नियम त्रय यथा प्राकृतिक, सामाजिक, बौद्धिक रूप में सिद्ध हुआ है। तो विवेचना पूर्वक विवेक का उदय हुआ और विवेक के उदय में व्यवहार संबंधी ज्ञान और तत्व की मीमांसाएं हुई। फलतः व्यवहारिक नियम त्रय यानी प्राकृतिक नियम, सामाजिक नियम, बौद्धिक नियम जो है वो सिद्ध हुए। तो बौद्धिक नियम हमको पता ही है ना। सामाजिक नियम जो है स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में, और प्राकृतिक नियम जो है पूरकता, उपयोगिता, उदात्तीकरण, ताप दाब, खनिज, ऋतु संतुलन के रूप में, है ना। इस रूप में प्राकृतिक नियम सिद्ध हुए। फिर है संपूर्ण विवेचनाएं परस्परता के निर्वाह के लिए हैं। तो इन विवेचनाओं का उद्देश्य क्या है? तो परस्परता में निर्वाह के लिए। विवेचनाओं का संपूर्ण विवेचनाएं परस्परता में निर्वाह में से के लिए हैं। तो विवेचनाएं जो हैं परस्परता के निर्वाह में हैं, परस्परता के निर्वाह से भी विवेचनाएं हैं, और परस्परता के निर्वाह के लिए भी विवेचनाएं, है ना। तो विवेचनाएं जो है में से के लिए। तो मैं का मतलब होता है उस में होना, यानी उसी में अध्ययन करना, स्वयं में अध्ययन करना। से का मतलब होता है गति के रूप में, और के लिए का मतलब होता है लक्ष्य के रूप में, तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए, है ना। जैसे समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व के लिए। और से का मतलब है निर्वाह करने के लिए, है ना। तो सारा जो व्यवहार है वो से है ना। सारा अध्ययन में है, सारा व्यवहार से है। और जिसको हम लोग अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था कह रहे हैं, वो के लिए है। इस रूप में परस्परता के निर्वाह के अर्थ में संपूर्ण विवेचनाएं हैं, क्योंकि सत्ता में प्रकृति का वियोग नहीं है। तो वो कह रहे हैं क्यों है ऐसा, में से के लिए क्यों है? क्योंकि सत्ता में प्रकृति का वियोग नहीं है। अस्तु, प्रकृति में परस्परता का अभाव नहीं है। दोनों बातें, परस्परता का अभाव प्रमाण सिद्ध नहीं है। निर्भ्रमता ही, इसी को जब अपन देखते हैं तो दूसरे शब्दों में बाबा जी लिखा है कि जन्म विहीन मानव नहीं, संबंध विहीन जन्म नहीं है, और संबंध विहीन मानव नहीं, यानी परस्परता का अभाव नहीं है। फिर ये परस्परता प्रकृति में बनी हुई है, चारों अवस्थाओं में परस्पर पूरकता के रूप में, है ना। उस रूप में भी अभाव नहीं है, मानव में भी अभाव नहीं है परस्परता। निर्भ्रमता ही जीवन में स्थिरता। तो ये जो जीवन है, जीवन में स्थिरता का मतलब है निर्भ्रमता का आ जाना। तो जैसे जैसे ये निर्भ्रमता जो है व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में स्थापित होती है, वैसे वैसे मानव जीवन में स्थिरता आती है। जैसे परिवार जीवन में स्थिरता, सामाजिक जीवन में स्थिरता, राष्ट्रीय जीवन में स्थिरता, अंतरराष्ट्रीय जीवन में स्थिरता, तो जितना जितना हम निर्भ्रम होंगे, यानी जितना जागृति का प्रमाण आएगा, यानी जितना प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन होगा, उसके आधार पे ये जो जीवन में स्थिरता को पहचान सकते।
तो निर्भरमता ही जीवन में स्थिरता, जीवन के कार्यक्रम में दृढ़ता भी निर्भरमता ही है। यदि निर्भरम है तो जीवन के जो कार्यक्रम है, जिनको हम लोग समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के लिए कार्यक्रम बोल रहे हैं, उनके प्रति भी दृढ़ता रहेगी। और निर्भरमता स्वयं में पूर्णता, उस निर्भरमता यानी जब हमको कोई भी क्या क्यों कैसे उसको लेके कोई भी प्रश्न नहीं है, शंका नहीं है, दुविधा नहीं है, संदिग्धता नहीं है, तो ऐसी स्थिति को निर्भरमता कह रहे हैं, जो स्वयं में पूर्णता है। और यही निर्भरमता, यही पूर्णता, जो स्वयं में पूर्णता है, यही पूर्णता जब मानव समाज में परावर्तित होती है तो समाज में अखंडता है। तो निर्भरमता ही जीवन में स्थिरता, जीवन के कार्यक्रम में दृढ़ता, स्वयं में पूर्णता और समाज में अखंडता है। इसके लिए मानव ने अनवरत प्रयास किए। तो ये समाज में अखंडता को बनाए रखने के लिए मानव ने अनवरत प्रयास किए। तो इसीलिए अभी भी समुदाय चेतना में जो भी शासन नाम की संस्थाएं हैं, वो भी अखंडता, अक्षुण्णता की बात करती है ना, क्योंकि मानव जाति अखंडता के साथ जीने के लिए आदिकाल से प्रयास कर रही है। इसीलिए लिखा है कि इसके लिए मानव ने अनवरत प्रयास किया है। मानव जीवन का कार्यक्रम केवल समाधानात्मक भौतिकवादी, व्यवहारात्मक जनवादी और अनुभवात्मक आध्यात्मवादी क्रम, नियम, नीति, सिद्धांत बद्ध है। तो ये जो मानव का जीवन है वो नियम, नीति और सिद्धांत से बद्ध है, ऐसा कहते हैं। फिर अगला पैरा काफी लंबा है, आप कहें तो पढ़ दूं, नहीं तो अभी रुक सकते हैं हम। क्या राय है आप लोगों की? अगला पैरा जो है थोड़ा लंबा है, इसको पढ़ें या रुक जाएं? 10 बज गए भैया। हाँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। मुझे लगता है रुक जाना चाहिए, है ना? लेकिन पाठक जी ये आज का भी बहुत ही बढ़िया रहा है। बड़ा है जी योगेश भाई, मैं कह रहा हूँ कि आज का बहुत ही अच्छा रहा है। ये जो कनेक्शन दिखाया ना व्यक्तित्व और प्रतिभा से, वो सभी कनेक्शन जो है ना उससे मिल रहे हैं, उस सहअस्तित्व से, जी जी दर्शन जी ज्ञान से और जीवन ज्ञान से, मानवीयतापूर्ण आचरण से, सामाजिकता से, वो जी पूरा का पूरा अखंड समाज और 10 सामान्य व्यवस्था से भी पूरा एकदम से कनेक्शन। 2-3 पैराग्राफ आए हैं इनके अंदर में, और दोनों तीनों पैराग्राफ के अंदर कनेक्शन जो है वो पूरे शुरू से लेके अंत तक दिखाए हैं, जी और जी बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपने इनको समझाया, बहुत ही अच्छा लगा। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो ये पूरा जो अभ्यास दर्शन है वो इसी अर्थ में ही है। हाँ, बहुत यदि ही ये अच्छा रहा हमको ये। कनेक्शन, एक सूत्रता, सामरस्यता, हम्म, अनुक्रम, ये सब हमको जुड़ते हुए दिख जाए हाँ, तो मतलब अभ्यास कि दर्शन। भौतिक समृद्धि से फिर बौद्धिक समृद्धि के साथ, चैतन्य क्रिया के साथ, सामाजिकता के साथ, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से जोड़ा। अच्छा, मैं एक चीज और आपसे कह रहा था जी कि इसके अंदर में से जैसे हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, पूरा अध्याय पढ़ते हैं ना, तो इसके अंदर में बिल्कुल एकदम से बहुत ही कम शब्दों के अंदर में अगर एक ब्रीफिंग और आप कर दो ना, तो मतलब कि एक बार रिवाइज करने के अंदर में बहुत मजा आएगा फिर उसमें। वो जो चार्ट बनाए हुए हैं ना, वो जी, जी। इन्हीं में से बनाए हैं, इन्हीं के आधार पर। अच्छा। फिर भी अभी कुछ कमी रह गई है, वो सब पूरी करेंगे, आगे जाके करेंगे, लेकिन उनमें काफी कुछ चीजों को जोड़ा है।
अभी हाँ, जब लेकिन ये बस अभ्यास दर्शन पूरा हो जाएगा ना, एक हाँ बार जी, हाँ आपका जी। पूरा हो जाएगा, तब आप चार्ट देखेंगे तो आपको उसमें कुछ और ही दिखने लगेगा। हाँ। अभी शायद उतना स्पष्ट नहीं होगा, है ना? हुँ। अभी कई बार ऐसे ही लगता है कि कुछ हमने लिख दिया, कुछ जोड़ दिया, कुछ बढ़ा दिया, ऐसा नहीं, लेकिन नहीं फिर एरो भी लगा। काफ़ी कुछ है, बहुत ही बढ़िया एकदम से जो कनेक्शन जो ये पहले का ऊपर का फर्स्ट ये जी, पैराग्राफ पढ़ा ये और उससे पहले का फिर ये थर्ड पैराग्राफ पढ़ा, बहुत ही जी, खूबसूरत आया है इसके अंदर में। वो हाँ। बाबा जी ने जो एक दूसरे के साथ उनकी कनेक्शन बैठाए हैं, कड़ियाँ हुँ, बैठाई हैं ना, बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, हाँ। ठीक बात है, ठीक बात है। और कोई दिनेश भाई? जी भैया, बहुत बढ़िया रहा भैया ये प्रतिभा व्यक्ति। एक पैराग्राफ को 2-3 बार में लिया तो वो जो इक्वेशन दिए बाबा जी ने, हाँ, हाँ। बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जी, 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 ठीक बात। बहुत बढ़िया भैया। फाल्गुनी बहन, फाल्गुनी बहन, हाँ भैया। स्पष्ट हुआ कुछ आगे मामला हाँ जो हाँ रहा भैया, है? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया रहा भैया। जी। आज योगेश भाई नहीं आए के आके चले गए बीच में। योगेश भाई आज दिखे नहीं। हाँ, आज नहीं आए भैया। हाँ, आशीष जी समझ में आ रहा है ना? आशीष जी, जी प्रणाम भैया, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही। हाँ। मतलब शब्द को लेके थोड़ा वो है, लेकिन आ जाता है। हम्म। संदीप भाई, वो जी नमस्ते भैया। क्या ठीक पकड़ पा रहे हैं ना चीजों को? जी जी भैया, और मैं इस टाइम से थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश में ही हूँ, क्योंकि हाँ, शाम के समय मैं थोड़ा बच्चों के साथ रहता हूँ, तो थोड़ी देर से ज्वाइन कर पाता हूँ जनरली, इसलिए कोई बात। कुछ हाँ, शुरुआत का छूट जाता है। लेकिन जो आखिरी पंक्ति से आपने समापन किया भैया कि निर्भ्रमता ही जीवन में स्थिरता, जीवन में जी, के जी। कार्यक्रम में दृढ़ता, स्वयं में पूर्णता और समाज में अखंडता है। तो स्वयं हाँ, से हाँ, समाज तक की ये यात्रा की कड़ी जो है ना, वो काफी स्पष्ट हुई। जी, भले ये कई बार रिपीट पहले भी हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ खास अर्थ के साथ है। और एक चीज मैं ये कहना चाहता था कि ये जो 4 दर्शन हैं, जी, उसमें अनुभव आयाम पर अनुभव दर्शन है, व्यवहार आयाम पे व्यवहार दर्शन है, कर्म दर्शन जो है वो व्यवसाय आयाम पे है, ऐसा। और ये विचार आयाम पे ये अभ्यास दर्शन है, मतलब वैचारिक मानसिक अभ्यास ही जो है विचार दर्शन है, ऐसा। नहीं इसमें क्या है, दोनों बातें हैं। जो कर्म दर्शन तो कर्म करते हुए ही होगा कर्माभ्यास, जी लेकिन कर्माभ्यास की स्पष्टता है इसमें, व्यवहार अभ्यास की स्पष्टता है, विचार अभ्यास की स्पष्टता है। फिर इन तीनों प्रकार के जो अभ्यास और अध्ययन है ना, जी उनकी आपस में अंतर संबंध है। तो जैसे जी व्यवहार दर्शन का संबंध कर्म दर्शन से क्या है, व्यवहार दर्शन कर्म दर्शन का अनुभव दर्शन से क्या संबंध, जी या अनुभव कैसे व्यवहार में और व्यवहार कैसे कर्म में आता जी है ना, उसकी सारी कड़ियों को अभ्यास दर्शन में स्पष्ट किया है, जो बहुत जोड़ा अद्भुत है। गया। जी तो मैं तो क्योंकि वेदांत को भी पढ़ता रहा हूँ ना, जी भैया। तो हमारे वेदांत में यही संकट रहा है कि पहला संकट तो यही रहा कि कोई भी नीति शास्त्र नहीं हमारे यहाँ। जी वेदों से जो वेदों से निकला हुआ नीति शास्त्र नहीं, जी क्योंकि और जो भी नीति शास्त्र शास्त्र रहा भी होगा, जो वेदों में कुछ नीतियों का उल्लेख रहा भी है, जी लेकिन बाद के जो वेदांत के जो दार्शनिक लोग हुए ना, जी तो उन्होंने प्रकृति को मिथ्या कह दिया, जी और जो लक्ष्य है ना वो व्यवस्था का नहीं करके मोक्ष का लक्ष्य कर दिया। जी मोक्ष के लक्ष्य के कारण ये जो जो अनुभव का जो आयाम है वो जुड़ना चाहिए था व्यवहार में और व्यवसाय में, वो जुड़ा ही नहीं। जी और दूसरी जो बड़ी गलती हुई हमारी परंपरा में वो
वो ये हुई कि जो आचार संहिता मनु ने लिख दी, जी उसके बाद उस आचार संहिता का संशोधन ही नहीं आया। मतलब लोगों ने ये माना कि यही हम आखिरी है। देखे भाई यही आखिरी है, जबकि उसके बाद बहुत सारे आचार लोग आए। अच्छा, उन्होंने हाथ इसलिए नहीं डाला क्योंकि उनको लगा कि जो मनु बात कर रहे हैं वो संसार की बात कर रहे हैं और हम लोग जो बात कर रहे हैं वो मोक्ष की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत अद्भुत घटना घटी है कि जो अनुभव है ना, वो आचार संहिता में भी उतर रहा है और आचरण में भी उतर रहा है, दोनों बातें। तो बाबा जी ने जो मानवीय आचार संहिता रूपी मानवीय संविधान लिखा है, तो यदि आप देखें तो जो मनु ने जो काम छोड़ा था, जहां तक जो उसमें अधूरापन था उसको पूरा कर दिया है ना बाबा जी। संविधान में पूरा होता हुआ दिखता है ऐसा। हाँ, पूरा जो, क्योंकि मानवीय आचरण का पहचान मनु को नहीं हो पाया, तो इसलिए मनु ने जो है 4 वर्ण में आचरण को बांट दिया और उसके कारण से मानव जाति का विखंडन हुआ जी, डिस्टिंक्शन बढ़ता चला गया। और उसके कारण से वो अंतर्विरोध बना रहा। वो अंतर्विरोध आज तक है। जी आज भी जो राजनीति है ना हमारी, उस राजनीति में वो अंतर्विरोध जो है झलकता है, जो मनुवादी और मनु विरोधी के रूप में जी वो अंतर्विरोध रहता है। उस अंतर्विरोध को पाटने के लिए एक आचार संहिता की आवश्यकता थी, वो यहाँ पूरी हुई। और दूसरा, जो मोक्ष का जो लक्ष्य लेके चली भारतीय परंपरा है ना, जी यदि हम कहें कि जो वैदिक जो प्रबुद्धता है, जी वैदिक प्रबुद्धता जो है वो मोक्ष के लिए काम करती रही है ना। जी तो वो जो मोक्ष के रूप में जो भी कुछ वैदिक आचार्यों ने या ऋषियों ने जो भी पाया था, जी यदि वो उतरता आचरण के रूप में उतरता, जी तो शायद तस्वीर कुछ और ही होती, शायद, है ना। जो जागृति है, जो हम लोग जिसको कह रहे हैं कि हम जागृत नहीं हो पाए, उसकी जगह शायद जागृति की दिशा में। तो ये जो नागराज जी का अनुसंधान है, जी, आचरण में नहीं उतरने का कारण भैया मुझे लगता है कि मतलब इसको मोक्ष शरीर का को या लक्ष्य, जड़ को, हाँ, जड़ को बेसलेस माना, मतलब वही जैसे। बेसलेस मान लिया ना, वो उधर मोक्ष में चले गए। जी, अच्छा, मोक्ष सिद्ध नहीं हो पाया। अब जी, मोक्ष हुआ, या तो आप मान लीजिए कि मोक्ष हो गया। अब जी, आपके पास दोनों ऑप्शन है। जिसको मोक्ष नहीं हुआ है, जो किसी को मोक्ष हुआ है, इसका मूल्यांकन वही कर सकता है जिसको मोक्ष हो गया है। जी, जिसको मोक्ष नहीं हुआ है, जैसे जो पशु मानव राक्षस मानव है, वो मानव देव मानव दिव्य मानव का मूल्यांकन नहीं कर सकता है ना। जी, दिव्य मानव जो है देव मानव का मूल्यांकन कर सकता है। देव मानव मानव का मूल्यांकन कर, मानव जो है अमानव का मूल्यांकन कर सकता है। तो उसी प्रकार से जिसको मोक्ष नहीं हुआ, वो मोक्ष का मूल्यांकन नहीं कर सकता। तो इसलिए जो मोक्ष है वो रहस्य में पड़ा रह गया। हुआ नहीं हुआ दोनों ऑप्शन है, पता नहीं हम। जी, तो इसीलिए वो अज्ञात रहा, अज्ञान रहा ना, भ्रम बना रहा, रहस्य बना रहा और आचरण में उतरा नहीं। तो जी, दोनों तरफ से मारे गए। मोक्ष को लेकर भी अविश्वास, संशय बना रहा। अनास्था पैदा हो गई लोगों में जी, और आचरण में आने के लिए काम ही नहीं किया। ये इसमें जो जो वैदिक जो प्रबुद्धता है वो यहाँ कुंठित हो गई आके। जी, और इसीलिए हमारी परंपरा में प्रभु सत्ता नहीं है। हम लोग हजार साल जो है वो राक्षस मानवों के गुलाम रहे, है ना, जो जी, आक्रांताओं के गुलाम रहे, इतनी प्रबुद्धता होने के बावजूद भी। जी, और बाद में अंग्रेजों के गुलाम रहे और अभी भी हम लोग गुलाम। हम लोग, जब ये, ये कह रहा हूँ तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वैदिक विद्वान है। वैदिक विद्वान जी, लोग जो है सब भीख मांग के जो है, कटोरा लेके भीख मांग के ही अपना भरण पोषण कर रहे हैं। जी, चाहे भले भीख में उनको तिरुपति जैसा मंदिर मिल गया हो, लेकिन जी, लेकिन वो कटोरा ही फैला हुआ है। लेकिन वो समृद्धि का प्रमाण नहीं है ना। जी, जी, समृद्धि का प्रमाण। तो आज भी आपदा आती है ना, संकट आता है मानव जाति को, तो मंदिर का पैसा हम लगा नहीं पाते।
नहीं, हाँ। यदि समृद्धि होती तो लगा पाते, उसका सदुपयोग कर पाते। वो जी, जी, संस्कार ही नहीं आ पाया है ना, जी। दरिद्रता में पड़ा रहा पूरी परंपरा। ये बड़ी पीड़ादायक स्थिति है। हुँ, तो मैं इस दृष्टिकोण से भी चीजों को देखता हूँ। जी, जी। मेरा अपना अपना एक अलग दृष्टिकोण है ये चीजों को तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखने का, है ना। अभी एक अभी जो बीच चर्चा बीच आपने में, बीच में की थी भैया, वो सुना कि जो अभी दंगा फैला है अमेरिका में, तो हाँ, ये जो नासमझी का पूरा कार्यक्रम है, इसको निकट भविष्य में कहाँ तक देखते हैं भैया? मैं थोड़ा ये दर्शन से और पठन से इतर प्रश्न है ये। मतलब नहीं समझा क्या प्रश्न पूछ रहा है। निकट मतलब ये भविष्य जो में क्या होगा? हाँ, मतलब विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं या दो वो तो सभी इसी युद्ध संबंध। चल ही रहा है, ऐसा मान लीजिए। जी। युद्ध चल रहा है तो एक होता है ये परोक्ष, है ना, जी, परोक्ष वार है ना, जी। वैसा युद्ध चल ही रहा है। कुछ जगह डायरेक्ट युद्ध चल रहा है, कहीं ये पेंडेमिक के रूप में युद्ध चल रहा है, कहीं दंगे फसाद के रूप में युद्ध चल रहा है ना। हुँ, मतलब अभी वैसा फिजिकल वार नहीं है, लेकिन ये युद्ध युद्ध नहीं चल रहा है ऐसा नहीं बोल सकते। लोग पूरी संसार में लोग एक दूसरे को काट मार डालना चाहते क्या ये समझ हैं। की और तरफ दूसरी गति के बात लिए है, पृष्ठभूमि की तरफ देखें क्या? हाँ मतलब जब आदमी इससे थक जाएगा तभी होगा। अभी भी लोग थके नहीं हैं। जैसे जब ये पीड़ा बन जाएगी ना, जी, अभी पीड़ा बनी नहीं, पीड़ा बन गई है लेकिन समाधान नहीं आया है सामने। हुँ, पीड़ा तो बन गई, इसलिए हम लोग जितने भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें इस सबको लेके चर्चा करते हैं, चिंता व्यक्त करते जी, हैं। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है रेसिज्म पे हुआ था, है ना। जी, तो इसीलिए फिर यूनाइटेड नेशन इस पे इतना विमर्श करने के बाद उन्होंने कुछ साल पहले ही जो है ये घोषणा करी कि रेस रेस जो है कुछ नहीं होती है, मानव जाति जो है एक ही रेस है, जी, होमोसेपियन रेस है, ऐसा बोला उन्होंने। इसका जी, एक डिक्लेरेशन हुआ, वो डिक्लेरेशन पे सभी दुनिया के देशों ने साइन किया। जी, लेकिन इसके बावजूद भी साइन करने से थोड़ी कुछ होता, आचरण में तो आया नहीं ना। जी, तो आचरण में आया होता तो अमेरिका में इतना नहीं होता। जी, वही ना। तब लोग बता रहे हैं कि पुलिस के द्वारा लगभग 7,000 से भी ज्यादा काले लोगों को मारा गया है 2013 से लेके अभी तक, अभी तक। केवल चमड़ी के रंग के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन है। हुँ, चमड़ी से थोड़ा ज्यादा रेसिज्म होता है। रेसिज्म में चमड़ी का रंग, आंखों का रंग, बालों का रंग और उसकी आकृति, शरीर की आकृति, ये सबको मिला के नस्ल हुँ, बोलते हैं ना, नस्ल। जी, जी, नस्ल। तो आदमी इससे मुक्ति नहीं हो पाया। और मुक्त इससे मुक्त होके व्यवस्था क्या होगी उसका चित्रण ही नहीं हुआ। जी, विचार में भी चित्रण नहीं हुआ। जैसे कम से कम बाबा जी ने विचार में अपना अपना चित्रण प्रस्तुत कर दिया, है ना। जी, और उसकी कड़ियां जोड़ दी, उसकी नीति विधि सब कुछ, प्रक्रिया प्रणाली सब कुछ स्पष्ट कर दिया, है ना। जी। अब केवल उसका अनुसरण करके प्रमाणित करने का काम बचा हुआ है। हाँ, पहले तो लोगों की नज़र के सामने आए, फिर इसका विधिवत अध्ययन हो और फिर वो चित्रित हो, उसके बाद काम करने की बात आएगी, हाँ, प्रमाणित करने की बात आएगी, वही बात है। तो चलिए दुनिया फिर, के जी, है भैया बहुत अच्छा। सब, फिर सभी लोगों को कुछ कुछ अपना काम भी रहता है। जी हाँ, भैया, प्रणाम। हरिहर, कल मिलते हैं सब, हरि है ना। ठीक है सुनील भाई।